चेक बाउंस का केस एक टेक्निकल केस होता है और इस केस में एक छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप चेक बाउंस के केस को हार सकते हैं और चेक बाउंस का केस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है। अभी रिसेंटली 2 मई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है। ये जो केस है ये चाहे वो कंप्लेनेंट हो या फिर वो एक्यूज हो, उन सब के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस केस के क्या फैक्ट्स थे, कैसे ये केस आपके काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंस के केस की क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। तो अभी हम ब्रीफली चेक बाउंस केस के प्रोसीजर को जान लेते हैं। जब भी कोई पर्सन आपको कोई चेक देता है और उस चेक के ऊपर जो भी डेट मेंशन होती है, उस डेट से 3 महीने के अंदर आपको उस चेक को अपने बैंक में लगाना होता है। जैसे ही आप उस चेक को अपने बैंक में लगाते हैं, उसके बाद अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो और उसके बाद आपको उसका डिसऑनरिंग मीमो लेना होता है। और वो मीमो जब आपको मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर आपको जिस पर्सन ने वो चेक दिया था उसको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। और उस लीगल नोटिस में जो भी आपकी लीगल लाइबिलिटी बनती है, वो जो अमाउंट है वो आपको एक्यूज्ड पर्सन से डिमांड करना होता है। और उसके बाद जब लीगल नोटिस आप सेंड कर देते हैं तो उसके 15 दिन तक आपको वेट करना होता है कि जो एक्यूज्ड है वो आपको पैसे वापस दे दे। लेकिन 15 दिन वेट करने के बाद भी एक्यूज्ड पर्सन अगर आपको पैसे नहीं देता है तो वहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और वहीं से चेक बाउंस केस जो है वो बनता है। उसके बाद आप कंप्लेंट चेक बाउंस के केस की फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आप जो चेक है उसमें जो भी डेट मेंशन है उसके 3 महीने के बाद 3 महीने के 1 दिन ऊपर भी अगर आप उस चेक को लगाते हैं, या फिर आप लीगल नोटिस जो है वो 30 दिन के अंदर सेंड नहीं करते हैं, या फिर आप 15 दिन का वेट नहीं करते हैं, तो ये जो चेक बाउंस का केस है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। क्योंकि ये जो सारे प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जो कि आपको फॉलो करने ही होते हैं। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो चेक बाउंस का केस है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा और जो कंप्लेनेंट है वो उसी पॉइंट पे उस चेक बाउंस के केस को हार जाएगा। तो अगर आप लीगल नोटिस सेंड करने में या फिर चेक की जो आपकी कंप्लेंट है उसमें छोटी सी गलती कर देते हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और कई बार तो कोई पर्सन जो है वो ब्लैंक चेक दे देते हैं, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो उसके ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी अमाउंट लिखकर फिल करके उस चेक को लगा देता है। और कई बार जो कंप्लेनेंट है वो उस चेक के साथ छेड़छाड़ भी कर देते हैं, जैसे कि वो डेट में 7 का 9 बना देते हैं, 6 का 8 बना देते हैं। तो ऐसी कोई भी छेड़खानी आपको चेक के साथ नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी छेड़छाड़ ओवर राइटिंग भी अगर आप चेक के ऊपर करते हैं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और आपका चेक बाउंस का जो केस है वो खत्म हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट केस का नाम है मुनीश कुमार गुप्ता वर्सेस MS मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। 2 मई 2024 को ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई है। इस केस में एक्यूज्ड पर्सन जो है वो कंप्लेनेंट को एक चेक देता है, जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है उस चेक को लगा देता है। उसके बाद वो चेक जो है वो इनसफिशिएंट फंड्स करके बाउंस हो जाता है, जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो चेक बाउंस का केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फाइल कर देता है। तो कंप्लेनेंट कहता है कि एक्यूज्ड पर्सन ने अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को उतारने के लिए मुझे 2010 में ये चेक दिया था, जिसके बाद 2013 में जो कंप्लेनेंट है वो चेक बाउंस का केस जो है वो फाइल कर देता है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता है और ट्रायल कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट है वो एविडेंस भी टेंडर कर देते हैं और एविडेंस में भी जो डेट रिकॉर्ड हुई होती है वो होती है 2010 की। एविडेंस होने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद, अब यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि इस केस में टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है डेट को मेंशन करने में। 2013 की जगह टाइपिंग एरर हुआ है और 2010 की डेट डल गई है। तो जो कंप्लेनेंट है वो ट्रायल कोर्ट में डेट की अमेंडमेंट के लिए एक एप्लीकेशन मूव करता है, जिसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है
वो उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है और कहती है कि ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है और उसको डेट चेंज करने की परमिशन नहीं मिलती है। जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना होता है कि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपिंग करते वक्त ये एरर हो गया है डेट को मेंशन करने में। अगर इस केस में इस अमेंडमेंट को करने की परमिशन नहीं दी गई तो इसका जो कंप्लेनेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होगा और केस के ऊपर इसका फैटल इफेक्ट होगा। तो वो उसको अलाउ कर देते हैं डेट को अमेंड करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो एक्यूज्ड पर्सन है वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे केस को डिटेल में एनालाइज करते हैं और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये एनालाइज करते हैं कि इस केस में जो लीगल नोटिस सेंड होता है उसमें भी चेक की जो डेट मेंशन होती है वो होती है 2010 की। इसके बाद जो कंप्लेंट फाइल की होती है उस कंप्लेंट के अंदर भी जो डेट मेंशन होती है चेक की वो होती है 2010 की। और यही नहीं, इसके बाद जब एविडेंस टेंडर होता है तो एविडेंस में भी जो डेट रिकॉर्ड हुई होती है वो भी 2010 की होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे भी डेट जो है वो ऑन रिकॉर्ड 2010 होती है। तो लीगल नोटिस में भी, कंप्लेंट में भी और एविडेंस में भी इकट्ठे सेम चीज़ पे टाइपिंग एरर नहीं हो सकता। तो ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है। और फर्दर यहाँ पे इस केस में जो कंप्लेंट फाइल हुई थी चेक बाउंस की वो हुई थी 2013 में। उसके बाद कंप्लेनेंट ने जो ये एप्लीकेशन लगाई है अमेंडमेंट की वो लगाई है 2017 में। तो 2013 से 17 तक सफिशिएंट टाइम था। क्या उनको पता नहीं था कि टाइपिकल एरर हुआ है? तो उन्होंने पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर नहीं है और ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट को डेट को अमेंड करने के लिए मना कर देती है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर देती है। तो अब यहाँ पे इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो डेट को अमेंड करना क्यों चाहता था, वो इतना जोर क्यों दे रहा था कि डेट को चेंज किया जाए? क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि चेक बाउंस के केस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो होता है कि जब भी आपको कोई चेक मिलता है उस चेक के ऊपर जो भी डेट मेंशन होती है उसके सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको उस चेक को लगाना होता है। लेकिन इस केस में जो डेट मेंशन थी वो 2010 थी, लेकिन जो कंप्लेंट है वो फाइल की गई 2013 में, यानी कि 3 साल के बाद। तो यहाँ पे जो चेक बाउंस का जो केस है वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा और इसका कंप्लेनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और वो जो है चेक बाउंस का केस को हार भी सकता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे एक छोटी सी गलती लीगल नोटिस सेंड करते टाइम या कंप्लेंट फाइल करते टाइम कंप्लेनेंट के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो जब भी आपका कोई चेक बाउंस होता है तो उसके बाद आपको सिर्फ अपने एडवोकेट के भरोसे नहीं रहना है, आपको लीगल नोटिस को खुद भी अच्छे से रीड करना है, कंप्लेंट को रीड करना है और ये ध्यान देना है कि उसमें कोई भी ऐसी गलती छोटी सी ना हो, क्योंकि जो चेक बाउंस का केस है वो एक टेक्निकल केस होता है और अगर आप ये कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो आप चेक बाउंस के केस को पहली ही तारीख पर भी हार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।